नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि किस बड़ी शख्सियत को एयरपोर्ट पे रोका गया और उसे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा सहाफ़ी एंकर हामिद मीर को हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की पेशकश किए जाने का क्या मामला है, ये तफसीलात और इसके अलावा आज के दिन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शेख रशीद का कौन सा झूठ पकड़ा गया है, वो झूठ कैसे बेनकाब हुआ है, ये डिटेल्स और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। डेवलपमेंट एक तो नाज़रीन ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है और जो आइनी दरख्वास्त अदालत उज़्मा में दायर की गई है उसमें ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे कि वो दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें, दोनों सूबों में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो आइन की मंशा है कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर सूबों में इंतखाबात होने हैं, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। ये जो नाज़रीन इंडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर आई है, ये दरख्वास्त नाज़रीन बज़ाहिर तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके सदर शोएब शाहीन की जानिब से दायर की गई है। और शोएब शाहीन, आप नाज़रीन अगर ना जानते हों तो जो वकला का एक धड़ा है हामिद खान ग्रुप, उस ग्रुप से जो है वो शोएब शाहीन साहब का ताल्लुक़ है। और इस केस में जो वकील हैं, यानी जो वकील इस केस को अदालत में आर्गू करेंगे, अगर ये दरख्वास्त जो है वो इंटरटेन हो जाती है, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, तो हामिद खान ग्रुप के ही जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो इस केस को जो है वो अदालत में प्लीड करेंगे, अपने दलाइल देंगे। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त में दोनों जो गवर्नर्स हैं KPK और पंजाब के, उन्हें फ़रीक बनाया गया है। इसके अलावा वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है और जो चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं दोनों सूबों के, पंजाब और KPK के, उन्हें भी फ़रीक बनाया गया है। और दरख्वास्त में यही मामला उठाया गया है कि दोनों सूबों की असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो चुकी हैं और आइन के मुताबिक जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, लेकिन गवर्नर की जानिब से ना इंतखाबात की तारीख़ दी जा रही है और ना ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों सूबों में इंतखाबात का जो शेड्यूल है उसका ऐलान किया जा रहा है। तो ये दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंडायरेक्टली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की वसात से जो है वो अदालत उज़्मा में दायर की है। तो देखते हैं ये दरख्वास्त इंटरटेन होती है या इस दरख्वास्त के ऊपर जिस तरीके से पहले दरख्वास्तें दायर हुई मोहसिन नकवी की तैनाती के हवाले से उन पर एतराज़ात लगाए गए, तो क्या इस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगते हैं या इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाता है, तो इसके लिए हमें चंद दिनों का जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, उस पर भी आज हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। एक तो हाई कोर्ट में होने वाली इस समाअत में गवर्नर ने अपना जवाब जो है वो जमा करवा दिया, जिसमें गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगौर रहमान ने ये कहा है कि मैंने चूँकि असम्बली तहलील नहीं की तो मेरा तो तारीख़ देने का जो है वो कोई काम ज़िम्मेदारी बनती नहीं है। अब तारीख़ अगर देनी है तो गवर्नर ने अपने जवाब में कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी अपना आज जो इब्तदाई मौक़िफ़ है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तारीख़ जो देनी है वो गवर्नर ने देनी है और ज़िमनी अगर इलेक्शन हो, यानी कौमी असम्बली की 1 सीट का, 10 सीटों का, 12 सीटों का, 15 सीटों का या सूबाई असम्बली की सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हो, तो ये अख्तियार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो इलेक्शन की पोलिंग की तारीख़ का ऐलान भी कर सकते हैं, शेड्यूल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी सूबे में इलेक्शन करवाना हो या वफाक का इलेक्शन कराना हो तो उसकी तारीख़ जो है वो सूबे की गवर्नर देगा और वफाक की तारीख़ जो है वो सदर मुमलिकत देगा। इसके अलावा नाज़रीन वफाकी हुकूमत के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर तारीख़ का ऐलान हो भी जाए और उसके बाद इलेक्शन के इंतज़ामात के ऊपर अरबों रुपए के अखराजात आते हैं, 20 अरब रुपये अगर खर्च कर दिए जाते हैं, इस सूरत में भी अगर इलेक्शन ना हुआ तो फिर क्या होगा, अदालत को ये बात भी अपने जहन में रखनी चाहिए। तो अदालत ने जैसे जवाद अल हसन जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने केस की जो समाअत है उसे कल तक मुलतवी कर दिया और कल गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन से इस मामले के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो तफसीली तहरीरी जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन तीसरी जो डेवलपमेंट हुई है,
शेख रशीद साहब की ज़मानत को रद्द कर दिया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शेख रशीद साहब को कल रावलपिंडी पुलिस ने मरी पुलिस के हवाले किया था और जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबा ने यह हुक्म दिया था मरी की पुलिस को कि आप शेख रशीद साहब को जो है वो मरी की मुतलका अदालत मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो आज मरी पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद ज़ीशान की अदालत में शेख रशीद साहब को पेश किया। उनका 3 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने शेख रशीद का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया और उन्हें 14 दिन के लिए जो है वो जुडिशल कर दिया गया। और साथ में अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यह भी हुक्म दिया कि जो शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं रावलपिंडी के हलके से, तो उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनकी स्क्रूटनी 11 फरवरी को होनी है। तो पुलिस को हुक्म दिया गया है कि इस बात को इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि 11 फरवरी को पुलिस जो है वो शेख रशीद को लेके मुतलका आरोप के सामने पेश करेगी, ताकि वहाँ पे वो अपने नॉमिनेशन पेपर की जो स्क्रूटनी है उस स्क्रूटनी के अमल को मुकम्मल करवा सकें। अब शेख रशीद साहब का क्या झूठ पकड़ा गया है, इमरान खान साहब का क्या झूठ पकड़ा गया है। सबसे पहले शेख साहब की अगर हम बात करें तो आज नाज़रीन जब शेख साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो रही थी तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से जब अदालत ने यह सवाल पूछा जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने कि इस केस में इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया, शेख साहब तो कह रहे हैं कि शवाहिद मौजूद हैं, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो शेख साहब से अब तक इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनसे पूछगिछ की गई है, शेख साहब ने कहा कि कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, तो इमरान खान साहब को इस केस में कैसे शामिल तफ्तीश कर सकते हैं। यानी जिन शवाहिद की बात शेख रशीद साहब कर रहे थे, जब उनसे तफ्तीश हुई तो शेख साहब ने पुलिस को कह दिया कि कोई किसी किस्म के शवाहिद इस स्टेटमेंट के हवाले से मौजूद नहीं है। तो एक तो शेख साहब का ये जो है वो झूठ बेनकाब हुआ है। अब खान साहब ने क्या झूठ बोला है, ये जो खान साहब ने प्लान सी का जिक्र किया कि मेरे ऊपर एक और कातलाना हमले की साजिश तैयार की गई है, आसिफ अली ज़रदारी इस साजिश का जो है वो महवर हैं, उन्होंने ये साजिश तैयार की है। लेकिन ये तो खान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर आके स्टेटमेंट दिया, एक स्पीच की, एक खिताब किया, लेकिन बंद कमरों में निजी महफिल में खान साहब इस साजिश से मुतल्लिक क्या कहते हैं, किस इदारे के ऊपर खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि कौन सा इदारा उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ये खान साहब का 18 सेकंड का क्लिप है, ये आप सुन लें और फिर आप खुद ये नाज़रीन सोचेंगे कि बाहर स्टेटमेंट देना है तो इल्ज़ाम आसिफ अली ज़रदारी पे, शबाशी पे, राना सनाउल्लाह पे, लेकिन जब अपनी पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात होती है, पार्टी के रहनुमाओं के साथ, तर्जमानों के साथ, तब खान साहब इस साजिश से मुतल्लिक क्या कहते हैं, ये सुने आप ज़रा। इशू ये है इस मुल्क की ISI यानी फौज की लीडरशिप किस एक्सटेंट पे चली गई है कि वो एक मुल्क का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी जो मुल्क को इकट्ठा रख सकता है, उसको मारने के लिए तैयार है। उसका मतलब ये अगर आपने नाज़रीन अगर सुन लिया है तो ठीक, नहीं सुना तो फिर एक मरतबा बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क की जो एजेंसी है ISI का खान साहब ने नाम लिया, फ़ौज का नाम लिया, कि इस नहज तक वो पहुंच चुके हैं कि मुल्क के बड़ी सियासी जमात के जो सरबराह हैं उन्हें वो कत्ल करवाना चाहते हैं। इस नहज पे जो है वो मामलात पहुंच चुके हैं। ये इमरान खान साहब जो हैं अपने पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात में ये बात कर रहे हैं और इनके पार्टी के किसी शख्स ने ये ऑडियो रिकॉर्ड की है, वीडियो रिकॉर्ड की है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब अगली जो खबर है नाज़रीन, जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया, इस जेल भरो तहरीक में कौन गिरफ़्तारी देगा, कौन सी क़यादत गिरफ़्तारी देगी, ये भी बड़ी अहम खबर है। तो इस हवाले से नाज़रीन जो खबर रिपोर्ट की गई है उसमें यह कहा गया है कि जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपनी गिरफ़्तारियाँ नहीं देंगे, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएँगे। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर जो कैंडिडेट हैं जो कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ेंगे या सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ेंगे वो गिरफ्तारियां नहीं देंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब ने भी फिर उनकी इलेक्शन कैंपेन को रन करना है, उनके जलसों में जाना है, तकरीरें करनी हैं, खिताबात करने हैं, बयानात देने हैं, तो खान साहब भी गिरफ्तारी नहीं देंगे। खान साहब अगर गिरफ्तारी दे देते हैं तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा उन उम्मीदवारों के इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी जो फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो भी गिरफ्तारियां नहीं देगी और जो क़यादत है चेयरमैन PTI इमरान खान साहब, वो भी गिरफ्तारियां नहीं देंगे, क्योंकि असद उमर साहब भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब बेशक इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन कैंपेन तो वही चलाएंगे। तो खबर ये रिपोर्ट हुई है कि यह जेल भरो जो तहरीक है इसमें गिरफ्तारियां जो है वो कारकुनान की जानिब से पेश की जाएंगी। अगली खबर नाज़रीन ये है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। आज PTI के वो 43 अरकान जिनके से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट ने कल एक फ़ैसला दिया था और उन्हें डी नोटिफाई करने का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था।
तो आज वो पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होने के लिए, तो कौमी असम्बली का इजलास तो मुलतवी कर दिया गया और वो शरीक ना हो सके और पीटीआई के अरकान को बताया गया कि चूँकि अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं मिला तो आपको इजलास में शिरकत की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती जब तक वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को मसूल नहीं हो जाता। तो फिर ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीर को जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है उस इजलास में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शरीक होगी। अब वही इम्पोर्टेड हुकूमत है, वही मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, जिन पे इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगाते रहे। अब उसी हुकूमत के साथ, हुकूमत के अरकान के साथ जो है पीटीआई के जो अरकान हैं वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे, उनके साथ बैठेंगे। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब आ जाते हैं कि किस अहम शख्सियत को जो है वो बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। आज नाज़रीन एक इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल शाया हुआ है उमर चीमा साहब का, जिसमें उन्होंने ये लिखा है अपने ज़राए से कोट करके कि आईएसआई ऑफिस के एक साबिक सरबरा जो जनरल फैज़ हमीद के दौर में जो इस्लामाबाद का ऑफिस था आईएसआई का, उसको रन किया करते थे, उसके सरबरा थे, वो अपनी फैमिली के साथ बरतानिया जाना चाह रहे थे और एक आईएसआई के ऑफिसर के साथ वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे आए। तो वहाँ पे जो प्रोसीजर होता है कि आपने वहाँ पे बोर्डिंग कार्ड लेना है, अपना वहाँ पे चीज़ें दिखानी हैं, डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, वीज़ा दिखाना है, पासपोर्ट दिखाना है। तो लियाकत अली वसीम, जिसका जिक्र मरीम नवाज़ ने भी गालिबन अपनी एक तकरीर में किया था कि पार्लियामेंट को एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, तो वो जो लियाकत अली वसीम साहब थे उन्हें तो बैरून मुल्क यानी लंदन जाने से रोक दिया गया और उनकी फैमिली के लोगों को जो है वो बरतानिया जाने की इजाज़त दे दी गई। और जब ये डेवलपमेंट हुई, उमर चीमा अपनी रिपोर्ट में, अपनी खबर में लिखते हैं कि जो आईएसआई का ऑफिसर उन्हें लेके एयरपोर्ट पे गया था, वही जो ऑफिसर था आईएसआई का, वो लियाकत अली वसीम को लेके जो है एयरपोर्ट से वापस आ गया। और इस खबर में यह भी कहा गया है कि साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद के दौर में जिन लोगों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, उन तमाम लोगों की जो है वो अब आईएसआई में जो है वो स्क्रूटनी की जा रही है। अगली खबर अब कि हामिद मीर साहब को हुकूमत ने करोड़ों रुपए की पेशकश जो की है वो क्या मामला है। तो हामिद मीर साहब ने नाज़रीन आज एक कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं। मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं, 6 पॉइंट, वो एक एक करके आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक तो नाज़रीन हामिद मीर ने ये दरअसल कॉलम लिखा है परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुतल्लिक। एक तो उन्होंने लिखा कि मैं उन चंद सहाफ़ियों में शामिल था जिन्हें साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने ब्रीफिंग दी थी और ये दावा किया था कि 3 दिन के अंदर जो कारगिल ऑपरेशन वो करने जा रहे हैं, 3 दिन के अंदर वो कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। और फिर हामिद मीर ये लिखते हैं कि नवाब अख्तर बुगटी के ख़िलाफ़ जो परवेज़ मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन का जो मंसूबा था उसमें मुझे शामिल करने की कोशिश की गई कि मैं उस ऑपरेशन की लाइव कवरेज कर सकूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चूँकि इस मामले की, इस मंसूबे की संगीनी से बाखबर था, तो मैंने ये इसमें शामिल नहीं हुआ और मैं बैरून मुल्क चला गया और फिर इस ऑपरेशन के अंदर में जो मुझे शामिल करने की कोशिश की जा रही थी वो कोशिश नाकाम हो गई। और फिर हामिद मीर ये लिखते हैं कि मुशर्रफ ने अपने करीबी एक साथी जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उन्हें ये टास्क दिया था और उसी करीबी साथी ने, जिसको ये टास्क परवेज़ मुशर्रफ ने दिया था, उसने मुझे ये बताया कि मुझे परवेज़ मुशर्रफ ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़, जो कि उस वक्त सिटिंग चीफ़ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो सहाफ़ियों से प्रोग्राम करवाए जाएँ। और हामिद मीर ने दावा किया है कि मुझे उस प्रोग्राम के लिए, जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ख़िलाफ़ करना था, मुझे 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, लेकिन मैंने उस पेशकश को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और फिर मुझे ये कहा गया कि मारने के लिए गोली नहीं बल्कि कार हादसा भी जो है वो ट्रैफिक हादसा भी हो सकता है, तो मुझे ये धमकी भी दी गई। और फिर आगे हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम में ये भी लिखा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को भी मुझे बताया था, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, कि परवेज़ मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अमेरिका के हवाले करने का फ़ैसला कर दिया था। लेकिन मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने बताया कि मैंने इसकी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया था कि अब्दुल कदीर ख़ान को अमेरिका के हवाले ना किया जाए। तो इस के बाद जो है वो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को जो है उनकी वज़ारत उज़्मा से जो है वो हटा दिया गया। और इसमें यह भी कोट किया गया है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि आप शुमाली अमेरिका जाएँ और जो अपना साबिक़ गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के जनरल इफ्तिखार शाह के साथ, और वहाँ से 200 छोटे मिज़ाइल लेके आएँ। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने
के हवाले से हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा है कि अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर साबिक जो गवर्नर थे खैबर पख्तूनख्वा के जनरल रिटायर इफ्तिखार शाह उनके साथ गए थे शुमाली कोरिया में, और वहाँ से 200 मिज़ाइल ख़रीद के लाए। लेकिन बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने जब वो मिज़ाइल पाकिस्तान आ गए तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि अब ये जो मिज़ाइल हैं वो शुमाली कोरिया को वापस कर दिए जाएँ। तो हमने कहा कि रियासत के दरमियान जो इस तरह के लेन देन होते हैं उसमें इस तरह से नहीं होता कि पहले कोई चीज़ ख़रीद लें और फिर उसको वापस कर दिया जाए, क्योंकि हम इसके पैसे अदा नहीं कर सकते। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। कुछ और भी अहम खबरें हैं वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।